अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि सीपीयू और रैम के दरमियान हमारे पास तीन बसेस हैं। कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। उनका काम क्या है, उसके अंदर डेटा किस फॉर्म में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। उसके अंदर जो मेन चीज़ है जो कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो थी डेटा मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू से सीपीयू मतलब रजिस्टर से रजिस्टर के अंदर हम डेटा मूव कर सकते हैं। सीपीयू से किसी रैम के एड्रेस के ऊपर हम डेटा मूव कर सकते हैं। किसी रैम के एड्रेस से डेटा उठा के हम सीपीयू के अंदर ला सकते हैं। ये सारे काम, ये तीनों काम डायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा था जो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं हो सकता। रैम के किसी लोकेशन से डेटा उठा के रैम के किसी दूसरे लोकेशन के ऊपर हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। ये जो ऑपरेशन है इनवैलिड है। उसको हम समझेंगे क्यों इनवैलिड है, क्यों नहीं होता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका जो लॉजिक है, जो रीज़न है, जो वजूहात है, वो इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा। अगर किसी को पता है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको कोड में भी बताऊंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए। एक तो नॉर्मल सी चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं कि AX और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पास करूँ 5500, तो ऑब्वियसली AX के अंदर 5500 स्टोर हो जाएगा। ये एक वैल्यू है, ये उठ के इस AX के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो लिटरल चीज़ है, इसमें कोई डेटा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू मैं खुद से लगा रहा हूँ, ये कोई रैम से नहीं आ रही, ये कोई सीपीयू के अंदर किसी रजिस्टर से नहीं आ रही है। मैं एज ए ह्यूमन कोड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जिसको हम C++ में हम कहते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। सो दिस इज़ हार्ड कोडेड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि BX के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, या अगर इसको उल्टा कर लें, इसको सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं दोबारा से मिटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो AX के अंदर वैल्यू है उसी को उठा के अगर मैं BX के अंदर ला दूँ। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, जो AX है वो CPU है, उससे डेटा आ रहा है BX के अंदर। BX क्या है, वो भी CPU है, तो CPU से CPU के अंदर डेटा जा रहा है। दिस इज ऑल्सो वैलिड। AX के अंदर क्या पड़ा है, AX के अंदर पड़ा है 5500, तो वो BX के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5500, तो अब सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है जो हमने स्टार्टिंग में किया कि 5500 जो वैल्यू है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। बट अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करूँ, दैट आर द स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब हुआ रैम का एड्रेस। देखें, ये हमारा रैम है और इस रैम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस हैं। एक लोकेशन है जिसका एड्रेस है 5500, फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है, और यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू पड़ी है, वट एवर, अब इसको जो भी कह लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पड़ा है, यहाँ पे 17 पड़ा है, यहाँ पे 173 पड़ा है, वट एवर जो भी है। तो जब हम इसके अराउंड ब्रैकेट लगाएंगे तो अब ये वैल्यू नहीं है। अब इसका मतलब है वैल्यू एट दिस एड्रेस, वैल्यू इज एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, अब ये एड्रेस बन गया। अब इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जाएगा रैम के अंदर से, ये वैल्यू उठाएगा 173, उसको लाएगा और क्या करेगा, CX के अंदर स्टोर करेगा। अब डिपेंड करता है कि रैम के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो जब हम पहली दफ़ा इसको कोड करेंगे तो रैम के अंदर कोई रैंडम सी वैल्यू पड़ी होंगी। ठीक है, आगे जाके हम इस वैल्यू को पहले सेट करेंगे, अपनी मर्जी की एक वैल्यू लगा के इसके अंदर सेव करेंगे और उसी को लाके फिर CX के अंदर स्टोर करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम वो नहीं कर रहे। अभी के लिए रैम के अंदर जो भी डेटा है वो उठ के CX के अंदर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रैम है उस रैम से डेटा फ्लो होके रजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो रैम से CPU के अंदर डेटा मूव कर सकता है। इसको देखेंगे। इसके बाद मूव, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, 5500 यहाँ पे लिखूं और CX यहाँ पे लिखूं, इसका क्या मतलब है? तो जाहिर सी बात है, अभी आपको समझ आ गया होगा कि CX के अंदर जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल AX के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की थी कौन सी, 5500,
bx के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, वो भी ax की थी, कौन सी 5500। cx के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की थी, तो cx के अंदर हमने स्टोर किया था ये वाली वैल्यू, रैंडम वैल्यू। तो यहाँ पे मैं r लिख लेता हूँ और 173, इसका मतलब वो रैंडम वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है, मैंने 173 लिख दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 173 है, तो ये 173 ये क्या होगा, ये रैम के इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो मतलब ये जाएगा और रैम के इस लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। cx के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। अगर आप ax यहाँ पे लिखेंगे तो ax की वैल्यू चली जाएगी, bx लिखेंगे तो bx की वैल्यू चली जाएगी, मर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, CPU से जो डेटा है वो रैम के अंदर चला गया, रैम के एक लोकेशन के अंदर चला गया। तो देखें लास्ट लेक्चर को ज़रा रिकॉल करें, CPU से CPU डायरेक्टली वैलिड, रैम से CPU वैलिड, CPU से रैम वैलिड, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मूव, फॉर एग्जांपल ये 173 की जो वैल्यू है ये मैं थोड़ा सा 1 ब्लॉक नीचे 5500 से 5501 पे लाना चाहता हूँ। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है यहाँ पे, इस 173 को मेरा गोल है कि यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, मैंने ये करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लॉजिकली तो मुझे ये लिखना चाहिए कि इस वाले रैम एड्रेस से डेटा उठा के इसके अंदर ले आओ। कहाँ से, 5500 से उठा के 5501 के अंदर ले आओ, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं पॉसिबल, लॉजिकली तो ठीक लगता है कि हाँ हमने जो कोड लिखा है वो ठीक है। अब मसला क्या है, देखें आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा। CPU और रैम के दरमियान जो है हमारे पास 3 बसेस हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। अच्छा, वन बाय वन करके देखते हैं। अच्छा, CPU से डेटा अगर CPU के अंदर जा रहा है तो ना तो कोई कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत है, ना कोई एड्रेस की ज़रूरत है, ना कोई डेटा की ज़रूरत है। जो रैम और CPU के दरमियान फ्लो होगा वो CPU के अंदर का काम है, तो CPU को ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा ऑपरेशन, रैम से डेटा CPU के अंदर लाना है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, CPU ने डेटा रीड करना है या राइट करना है। रैम से अगर CPU के अंदर आ रहा है तो दिस इज अ रीडिंग ऑपरेशन, तो कंट्रोल सिग्नल पास होगा रीड, रीड की बाइनरी पास होगी रैम को, ठीक है। अच्छा, डेटा लाना है, किस एड्रेस से लाना है, 5500 से लाना है, तो एड्रेस बस के ऊपर पास होगा 5500 इसकी बाइनरी, ठीक है। तो वो रैम के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा जिसके ऊपर पड़ा होगा 173 और इसका एड्रेस होगा 5500, ठीक है। और जो तीसरा बस है उसका मतलब डेटा, अच्छा सेंड सॉरी, जो कंट्रोल सिग्नल है वो यहाँ से गया, जो एड्रेस है वो यहाँ से गया, और जो 173 की वैल्यू है वो बाइनरी में रैम से CPU के अंदर आ जाएगी। तो ठीक है, वैलिड है, हो गया काम। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, देखें ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब देखें ये जो तीसरा है, जो CPU के अंदर डेटा है उसको हमने लेके जाकर रैम के अंदर किसी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देना है। अब AX के अंदर कौन सी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल AX के अंदर हमारे पास वैल्यू है 5500, ठीक है। अब CPU ने स्टोर करना है तो रीडिंग ऑपरेशन है या राइटिंग, तो राइटिंग का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे राइट का जो कंट्रोल सिग्नल है वो बाइनरी में चला जाएगा रैम को, तो रैम को आइडिया हो गया कि हाँ कोई डेटा आ रहा है, ठीक है। उसको मैंने स्टोर करना है 5500 के ऊपर, तो 5500 ये लोकेशन है जिसके ऊपर 173 स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस बाइनरी में पास हो जाएगा 5500, तो ये टारगेट हो जाएगा कि दिस लोकेशन, ठीक है। राइटिंग करेंगे तो CPU से डेटा आएगा कहाँ से, AX से। AX के अंदर क्या स्टोर है, AX के अंदर स्टोर था 5500, तो डेटा जो आएगा 5500 वो देखें ये भी CPU से आ गया, एड्रेस भी CPU से आ गया, वैल्यू भी CPU से आ गई। एड्रेस और वैल्यू एक जैसी है, इसको कंफ्यूज ना करें, खैर है, ठीक है, ये एक जैसी हो सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो 5500 इसी एड्रेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, so दिस इज ऑल्सो वैलिड।
अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल क्यों नहीं है? वो पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एड्रेस भी पास कर दूं और मेरे पास कोई डेटा भी है, लेकिन यहाँ पे दो एड्रेसेस हैं, तो मैंने रैम को बताना होगा कि इस एड्रेस और ये एड्रेस इसका उठा के यहाँ पे स्टोर करना है, लेकिन जो हमारे पास एड्रेस बस है वो सिर्फ एक है। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक एड्रेस यूज होता है वो तो काम कर जाएगा, लेकिन जिस इंस्ट्रक्शन में दो एड्रेसेस यूज होते हैं वो काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम रैम के किसी लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर डेटा सेव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा घूम फिर के आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं स्प्लिट करूंगा दो हिस्सों में। देखें, मूव, हमने ये वाला डेटा लाना है इसके अंदर, तो सबसे पहले इसको ले आएंगे सीपीयू के अंदर 5500। बहुत इजी है, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, पहले सीपीयू के अंदर ले आएंगे, फिर सीपीयू से उठा के 5501 के ऊपर वापस ले जाएंगे। तो देखें, ये वाला जो था, जो इनवैलिड था, उसको हमने स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में। तो यस, रैम के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको कोड के अंदर करके देखते हैं, तो कोड के अंदर आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, डिस्कार्ड ऑल, और ये हमारा कोड, और दिस इज आवर डॉस बॉक्स। अच्छा, इसको माउंट कर लेता हूँ मैं, डॉस सी के अंदर आ जाता हूँ और इसको CLS कर देते हैं। अच्छा, देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, मूव AX के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू थी, ये आ गई। फिर मैंने किया था मूव BX AX की वैल्यू BX के अंदर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद मैंने किया था कि लेट सपोज जो CX है, रैम कोई वो होगा एड्रेस 1221, बल्कि 1234 कर देते हैं। ठीक है, 1234 जो एड्रेस है उसके ऊपर कोई रैंडम वैल्यू पड़ी होगी, वो उठा के CX के अंदर ले आएंगे, बस हमारा ये काम है। लेकिन इससे पहले अगर हमारे पास सिर्फ इस दो को करके देख लें तो बहुत इजी रहेगा। आई नो आपको ये पता है कि ये कैसे काम करेगा, बट स्टिल इसको ज़रा रन करके देखते हैं। देखें, अगर मैंने कोई फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है, जो कंटेंट पड़ा है, अगर उसको इसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो मैं टाइप लिखूंगा, टाइप, और फाइल का नाम था, यहाँ पे देखें फाइल का नाम है p1.asm। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ p1.asm, तो देखें जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइल का कंटेंट भी दे सकते हैं कि फाइल के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, नेसम p1.asm, ठीक है, -o यानी आउटपुट, p1.com मीनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये असेंबल हो गया, AFD p1.com। और देखें, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि X के अंदर हमने 5500 को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये जो 5500 है, दिस इज इन डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि अगर 0x इसके साथ लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल होगा, एंड पे जाके छोटा h लिखेंगे तब भी हेक्साडेसिमल होगा। अगर 0x भी नहीं लिखेंगे, h भी नहीं लिखेंगे, तो ये डेसिमल कंसिडर होगा, और ये जब स्टोर होगा तो ये ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 के साथ 0x है मतलब हेक्साडेसिमल, इसके साथ 0x है मतलब हेक्साडेसिमल, इसके साथ 0x है मतलब हेक्साडेसिमल। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, फिलहाल इसको क्विट कर दूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ छोटा सा h लिख दूँ, तो ये एज इट इज़ हमें 5500 ही दिखाई देगा, 5500। ठीक है, दोबारा से फाइल को अगर देखें तो, और अच्छा, यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखें, ये जो कमांड्स हैं इनको मैं नेविगेट कर रहा हूँ, तो ये जो आपका अप एरो की है और डाउन एरो की है, आप इन दोनों कीज से इनको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ और ये कर लेते हैं। अब देखें AX के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 5500। इट मीन्स कि हमने वहाँ पे हेक्साडेसिमल किया, हेक्साडेसिमल आ गया। अगर वहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको F2 किया
तो देखें AX के अंदर हमारे पास 5500 स्टोर हो गया। सॉरी यहाँ पे माउस काम नहीं करता तो आपको खुद ही थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ेगा। टॉप लेफ्ट पे देखें AX के अंदर 5500 आ गया। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है AX की वैल्यू उठा के BX के अंदर स्टोर करना है। AX के अंदर हमारे पास 5500 है, ये मैंने दबा दिया F2, BX के अंदर भी 5500 आ गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। इसको मैं क्विट कर देता हूँ जल्दी से। CLS स्क्रीन को क्लियर किया, दोबारा से आ गए। अच्छा, अब आ जाते हैं वो रैम के ऊपर। देखें CPU से CPU डेटा तो मूव हो गया। अब हम करते हैं मूव AX के अंदर किसी भी रैम का कोई रैंडम डेटा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 अगेन 3 4। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, ये 1 2 3 4 अब रैम के अंदर कोई लोकेशन होगा, उससे हम डेटा उठाएंगे और AX के अंदर स्टोर करेंगे जो भी डेटा वहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, सेव किया, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है। आ गया मैं टाइप, तो देखें सिंपल वही चीज़ है, 1 2 3 4 AX के अंदर आएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन है। इसको मैंने असेंबल किया, इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया, तो देखें जो हमारा एड्रेस है 1 2 3 4 वो भी कन्वर्ट हो गया है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस के साथ यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मैंने ना H लिखा है ना 0x लिखा है, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो गया 04D2 के अंदर। ठीक है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हम रैम का कोई सा भी एड्रेस हम यहाँ पे या यहाँ पे शो कर सकते हैं। दिस इज़ M1 विंडो, दिस इज़ M2 विंडो, हमने पहले पढ़ा है। तो मैं M1 और M2 दोनों के अंदर 04D2 ओपन कर देता हूँ। 04D2 यहाँ पे भी ओपन हो गया 04D2 का एड्रेस, और यहाँ पर भी ओपन कर देते हैं M2 04D2। तो देखें 04D2 के ऊपर क्या है 4850, 04D2 के ऊपर क्या है 4850। तो अगर आप यहाँ पे खोले यहाँ पे खोले, सेम रैम है, सेम लोकेशंस हैं, सेम डेटा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये असल में 1 बाइट है, फर्स्ट निबल एंड सेकंड निबल, 4 बिट्स 4 बिट्स टोटल मेक्स अ सिंगल बाइट 8 बिट्स। फिर ये दूसरा बाइट, ये उससे नेक्स्ट बाइट, ये उससे नेक्स्ट बाइट, ये उससे नेक्स्ट बाइट, ये उससे, एंड सो ऑन। सिमिलरली फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड, फोर्थ, उससे नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, एंड चलते जाएं। ठीक है, अब 04D2 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है 4850, 1 बाइट, वो आएगा AX के अंदर, यहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं F2 दबाऊंगा तो क्या यहाँ पे 4850 स्टोर होगा? क्वेश्चन है, सोचें। F2 दबा दिया, ऊपर देख लें 4850 के बजाय ये हमारे पास आ गया 5048। जो दो बाइट्स थे, पहला बाइट था 48, दूसरा बाइट था 50, तो दूसरा पहले नंबर पे आ गया, पहला दूसरे नंबर पे आ गया, उल्टा हो गया। क्यों हो गया? जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था लिटिल इंडियन का, वो जाके रिवाइज करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट। हमने रैम से डेटा उठा के हम CPU के अंदर ले आए, विच इज़ टोटली कूल एंड पॉसिबल। ठीक है, हमने कर दिया। क्विट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब आते हैं कि हमने CPU से डेटा उठा के रैम के अंदर हमने उसको स्टोर करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो देखें, यहाँ पहले CPU के अंदर हम डेटा स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5500H 5500 की हमारी वैल्यू है, इसको हमने स्टोर करना है 1 2 3 4 के ऊपर। ठीक है, इस दफ़ा जो है 1 2 3 4, इसको भी हेक्साडेसिमल। अच्छा, एंड पे आप H लिखते हैं, यहाँ पे 0x लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। और AX की जो वैल्यू है वो, इसकी तो समझ आ गई ना, ये वैल्यू है, इसको हमने AX के अंदर स्टोर कर दिया, और फिर जो AX मतलब ये जो वैल्यू है ये फिर रैम के अंदर मूव हो जाएगी। इससे पहले हमने रैम से डेटा CPU के अंदर मूव किया, इस वाले प्रोग्राम के अंदर CPU से रैम के अंदर मूव कर रहे हैं। इसको मैंने सेव किया, वापस आते हैं डॉस बॉक्स के ऊपर, पहले फाइल को देखते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, फिर इसको रन करते हैं, रन हो गया, फिर इसको ओपन करते हैं, ओपन हो गया। अब सामने देखें मूव AX 5500, AX के अंदर 5500 है, चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने H लिखा था। अच्छा, नीचे देखें,
यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है। ये जो दूसरा लाइन है यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, मतलब ये भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी। क्यों? बिकॉज वी हैव रिटन 0x। इट मीन्स कि ये इसको चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल है, यहाँ पे भी, जैसे 5500 चेंज नहीं हुआ, दोनों जगह पे हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि M1 में भी 1 2 3 4 का जो एड्रेस है वो ओपन कर लेता हूँ, और M2 के अंदर भी 1 2 3 4 का एड्रेस ओपन कर लेता हूँ। तो देखें 1 2 3 4 का जो एड्रेस है उसके ऊपर पड़ा है 08E7, जो पहले दो बाइट्स हैं। पहला बाइट है 08, दूसरा बाइट है E7। M1 के अंदर भी नज़र आ रहा है, M2 के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ रन। तो पहला इंस्ट्रक्शन रन हो गया। ऊपर देखें AX के अंदर 5500 आ गया, ठीक है। अब इसी 5500 को हमने उठा के रैम के अंदर लेकर आना है। तो देखें जैसे ही मैं ये दूसरा F2 दबा लेता हूँ तो जो 5500 है वो रैम के अंदर आ गया, लेकिन उल्टा आ गया। 5500 के बजाय 0055 आ गया। क्यों आ गया? अगेन द लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की जो कहानी थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर आपने डेटा CPU के अंदर लेकर जा रहे हैं, अगर आप रैम के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कहानी यहाँ पे हर जगह पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट चीज़ थी जो इनवैलिड वो था, वो जाहिर सी बात है वो काम भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए उसको यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि बल्कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एक लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, 1233 से डेटा उठा के 1234 के अंदर स्टोर करना है, ये हमारा गोल है, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, डॉस बॉक्स को ओपन किया। सबसे पहले फाइल को देख लेते हैं। यस, 1233 से 1234 के ऊपर डेटा स्टोर करना है। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा एरर आएगा, ऑपरेशन साइज नॉट स्पेसिफाइड। अब एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा कि मसला क्या है, लेकिन मसला मैंने आपको बता दिया कि क्या है। बस के ऊपर एक एड्रेस जाना चाहिए, यहाँ पे दो है तो काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम टैकल किस तरह से करेंगे तो मैंने आपको बताया था, सिंपल है। इसका डेटा पहले AX के अंदर ले आए, ठीक है, और फिर इसी को AX के डेटा को वापस ले 1233 का डेटा AX के अंदर आएगा, फिर इसी AX का डेटा 1234 के अंदर जाएगा। सेव करेंगे, दोबारा से डॉस बॉक्स के ऊपर आएंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, फाइल को देखेंगे, फाइल ठीक है, इसको असेंबल करेंगे, असेंबलिंग के बाद इसको ओपन करेंगे। सॉरी, AFD, यस दिस इज इट। अच्छा, अब देखें सबसे पहले तो मैंने ये करना है कि 1233 मैं M1 के अंदर ओपन कर लेता हूँ 1233, और M2 के अंदर 1234 ओपन कर लेता हूँ। तो देखें जो 1233 है वहाँ पे पहले दो बाइट्स वो कौन से हैं? BD08, ये आपने याद रखना है, BD08। तो मेरा जो गोल है BD08 को हमने स्टोर करना है। अब नीचे देख लें, नीचे क्या है? 08E7। तो BD08 आएगा और 08E7 के ऊपर स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया देखें, AX के अंदर देख लें 08BD उल्टा होके AX के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। जो रैम के अंदर 1233 का एड्रेस है उसके ऊपर दो बाइट्स पड़े हैं, ठीक है। ये दो बाइट्स यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे इनको मैं ले आया हूँ। अब यहाँ से उठा के मैं इनको यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। 08E7 देखें, दोबारा से F2 दबा दिया तो वहीं BD पहले आ गया, और ये जो इसके बाद 08 है वो यहाँ पे आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डेटा था वो भी चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि 1233, ये 1234, ये 1235, तो 1234 ये भी है और 1234 ये भी है। तो BD यहाँ पे भी BD है, यहाँ पे भी BD है। दिस इज 1235, दिस इज ऑल्सो 1235। यहाँ पे भी 08 है, यहाँ पे भी 08 है। ये 1236 है, यहाँ पे भी 1236 है, यहाँ पे भी 1C है, यहाँ पे भी 1C है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जाएंगे तो सारा सब कुछ सेम ही होगा, कोई मसला इसके अंदर नहीं होगा। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में सीखेंगे। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने आपको पहले एड्रेस नहीं किया था वो ये है कि
जो हमारा डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो डॉस बॉक्स है या असेंबली कह लें, मैंने आपको बताया था कि ये यूटिलाइज करती है 64 किलोबाइट ऑफ रैम को। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए जहन में कि जो 64 किलोबाइट ऑफ रैम है ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये किस तरह से इतने बड़े सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों में काम कर सकता है। तो द आंसर इज़ कि ये काम नहीं कर सकता, ये बहुत सी जगहों पे फेल होगा। तो अब इसका इलाज क्या है? असेंबली तो अभी भी चल रही है, तो इसका एक छोटा सा इलाज है और जो कि इस डॉस बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।